Hello everyone, welcome to Suryavanshi Pathshala. Today I start pharmacology, subject of BSc Nursing second year. Unit 7 Miscellaneous Drugs, and our topic is drug used in de-addiction. मिसलेनियस ड्रग, इसमें हम डिफरेंट टाइप्स के ड्रग्स पढ़ेंगे, जैसे CPR ड्रग्स, एमरजेंसी ड्रग्स, डी एडिक्शन ड्रग्स एक्सेट्रा। तो सबसे पहला इसमें हमारे पास है डी एडिक्शन ड्रग्स। फर्स्ट इज एडिक्शन ऑफ ड्रग, या फिर ड्रग एडिक्शन होता क्या है। ड्रग एडिक्शन इज़ अ कंडीशन इन विच एनी पर्सन बिलीव दैट सेंस ऑफ वेल बीइंग इज़ अचीव्ड ओनली थ्रू द ड्रग टेकन। जो ड्रग एडिक्शन है ये वो कंडीशन होती है जिसमें किसी भी पर्सन को ऐसे लगता है कि उसे वेल बीइंग या फिर यूफोबिया की कंडीशन तभी फील होगी जब वो ड्रग लेगा, चाहे वो इंटेंसली ले रहा है या फिर वो प्रिस्क्राइब्ड ड्रग ले रहा है। यूफोबिया एक कंडीशन होती है जिसके अंदर एक पर्सन को प्लेजरेबल जॉयफुल फील होता है। और दूसरी डेफिनेशन क्या है इसकी, इट इज़ द कंडीशन इन विच पर्सनस ब्रेन एंड बिहेवियर लीड्स टू एन इनएबिलिटी टू कंट्रोल यूज़ ऑफ लीगल और इलीगल ड्रग और मेडिकेशन। या फिर ये एक कंडीशन होती है जिसमें एक पर्सन का ब्रेन और बिहेवियर कंट्रोल नहीं कर सकता कंजम्पशन किसी भी लीगल और इलीगल ड्रग का और मेडिकेशन का। और it is a condition characterized by compulsiveness for drug and abuse of drug and long lasting chemical changes in brain। या फिर ये कंडीशन होती है जिसके अंदर एक ड्रग के लिए कंपल्सिवनेस होती है कि वो पर्सन उस ड्रग को लेगा ही लेगा जो ड्रग एडिक्टेड होता है, एंड उस ड्रग का अब्यूज़ करेगा और लॉन्ग लास्टिंग उस ड्रग को लेगा ताकि केमिकल चेंजेस हों ब्रेन में। कॉमनली यूज्ड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस मीन्स कौन से वो सब्सटेंसेस हैं जो ड्रग एडिक्शन कॉज करते हैं या एडिक्टिव ड्रग्स कौन से होते हैं। सबसे पहला है अल्कोहल, सेकंड इज ओपॉइड्स। ओपॉइड्स हैं वो हम एज अ मेडिकेशन पेन रिलीविंग ड्रग्स भी हम यूज़ करते हैं, जैसे मॉर्फिन, फेनेटल। लेकिन मॉर्फिन कम यूज़ करते हैं बिकॉज ऑफ वो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कॉज करता है। थर्ड इज़ कैनाबिस, जो कि एक साइको एक्टिव ड्रग है। कोकीन, जो कि एक स्टिमुलेंट ड्रग है। एम्फेटामिन्स, ये भी एक स्टिमुलेंट ड्रग है। सिडेटिव्स, ये डिप्रेसेंट्स के तौर पे काम करता है। हाइपोनोटिक्स, ये एक स्लीपिंग मेडिकेशन है। इनहेलेंट्स, एंड लास्ट इज निकोटीन। देन प्रिवेंशन, ड्रग सबसे पहले ड्रग अब्यूज़ होता है, देन ड्रग एडिक्शन कॉज करता है। तो अगर ड्रग अब्यूज़ पे ही हम उस चीज़ को प्रिवेंट कर देंगे तो वो ड्रग एडिक्शन नहीं बनेगा। तो 3 तरह की प्रिवेंशन होती है, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड टर्शियरी प्रिवेंशन। जो प्राइमरी प्रिवेंशन होती है उसके अंदर क्या होता है, बेस लाइन सपोर्ट विद फैमिली एंड फ्रेंड्स इन्वॉल्वमेंट। प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या करते हैं, इसमें हम बेसिक सपोर्ट देते हैं जो कि फैमिली और फ्रेंड्स देते हैं। सेकंड इज़ सेकेंडरी प्रिवेंशन, इसके अंदर काउंसलिंग सेशंस कराए जाते हैं। एंड थर्ड इज़ टर्शियरी प्रिवेंशन, जिसके अंदर ड्रग थेरेपी भी दी जाती है और काउंसलिंग भी दी जाती है। उसके बाद फोर्थ है मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट कैसे होगा उसका। फर्स्ट इज़ बिहेवियरल थेरेपी, सेकंड इज़ फार्माकोथेरेपीज़, थर्ड इज़ काउंसलिंग एंड फोर्थ इज़ रिहैबिलिटेशन। पहला होता है कि हम उसको बिहेवियरल थेरेपी देते हैं कि बिहेवियर से ठीक करने की कोशिश करते हैं। सेकंड इज़ फार्माकोथेरेपीज मींस डी एडिक्शन ड्रग्स के मदद से हम उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। थर्ड इज़ काउंसलिंग, काउंसलिंग की मदद से भी हम उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। एंड रिहैबिलिटेशन, उसका एनवायरनमेंट चेंज, फ्रेंड सर्कल, सोशल चीज़ों को चेंज करके भी। देन आते हैं हम डी एडिक्शन पे। डी एडिक्शन मीन्स अ ट्रीटमेंट फॉर एडिक्शन टुवर्ड्स ड्रग, अल्कोहल एंड अदर एडिक्टिव सब्सटेंसेस। डी एडिक्शन में क्या होता है, हम ट्रीटमेंट करते हैं जो कि एडिक्शन का होता है टुवर्ड्स ड्रग के लिए, अल्कोहल के लिए और किसी भी एडिक्टिव सब्सटेंसेस जैसे मॉर्फिन, कैनाबिस एक्सेट्रा। इट इज़ इंटेंडेड टू रिमूव द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ एडिक्टिव सब्सटेंसेस। ये क्या करता है, ये हेल्प करता है रिमूव करने में फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, जो एडिक्टिव सब्सटेंसेस किसी भी ह्यूमन बॉडी पे जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट डालते हैं उनको रिमूव करने में हेल्प करता है। एंड ऑल्सो न्यूट्रलाइजेस
द टॉक्सिक प्रॉपर्टीज़ विच अफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी। और जो एडिक्टिव सब्सटेंसेस होता है ना, उनकी टॉक्सिक प्रॉपर्टीज़ जो ह्यूमन बॉडी में आ जाती हैं, जिसकी वजह से ह्यूमन बॉडी अफेक्ट होती है, ह्यूमन बॉडी के फंक्शंस अफेक्ट होते हैं, उनको भी न्यूट्रलाइज करने में ये हेल्प करता है। और it is a term for the processes of medical और psychotherapeutic treatment for dependent substance, या फिर हम किसी भी डिपेंडेंट सब्सटेंस या एडिक्टिव सब्सटेंस के लिए मेडिकल या साइकोथेराप्यूटिक ट्रीटमेंट देते हैं। देन कॉमन ड्रग्स यूज्ड इन डी एडिक्शन। कौन से ड्रग्स होते हैं जिनको हम डी एडिक्शन के अंदर यूज़ करते हैं? जैसे ड्रग्स हैं वो बहुत थोड़े डिफ़िकल्ट नेम होते, तो उनके लिए यहाँ पे एक ट्रिक है। दिया एंड लोरा भूखी हैं क्योंकि कल मीठा ठंडा नहीं दिया। दिया एंड लोरा भूखी हैं क्योंकि कल मीठा ठंडा नहीं दिया। तो दिया से डायजेपैम, लोरा से लोराजेपैम, भूखी के BU से ब्यूपेनॉर्फिन, फिर CL ये जो कल था, कल से क्लोनिडिन, मीठा से मीथाडोन, ठंडा TH से थायामीन, NI निकोटीन, दिया दी से डाइसल्फ्यूरैम। देन सबसे पहले हमारे पास है डाइसल्फ्यूरैम। ये जो है ये कॉमन भी है एंड इम्पॉर्टेंट भी है। इट इज़ अ मेडिकेशन यूज टू सपोर्ट द ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक अल्कोहलिज्म बाय प्रोड्यूसिंग एन एक्यूट सेंसिटिविटी टू इथेनॉल। ये जो मेडिकेशन है, ये ड्रग है, ये हम क्रोनिक अल्कोहलिज्म को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं। ये क्या करता है? एक्यूट सेंसिटिविटी प्रोड्यूस कर देता है इथेनॉल के लिए। डाइसल्फ्यूरैम एवर्जन थेरेपी, जो डाइसल्फ्यूरैम की जो एवर्जन थेरेपी है, रेजिस्टेंस थेरेपी है, वो क्या है वो पढ़ेंगे हम इसमें। सबसे पहले इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन पढ़ते हैं। अगर नॉर्मली कोई पर्सन इथेनॉल मीन्स अल्कोहल कंजम्पशन करता है, तो जो इथेनॉल है वो एसिटल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगी थ्रू द अल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेज। देन जो एसिटल एल्डिहाइड है वो एसीटेट में कन्वर्ट हो जाएगा थ्रू अल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। उसके बाद जो एसीटेट है वो CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इससे क्या होगा? किसी भी पर्सन जो मीन्स अल्कोहल कंज्यूम करता है उसको प्लेजरेबल जॉयफुल फील होता है। लेकिन अगर हम डाइसल्फ्यूरैम ड्रग देते हैं तो उससे क्या इफ़ेक्ट होता है? तो अगर वो ड्रग लेने के साथ साथ अल्कोहल कंजम्पशन करेगा तो क्या होगा? तो सबसे पहले उसने इथेनॉल कंज्यूम की, तो अल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम उसको एसिटल एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। अगर उसने ड्रग लिया हुआ है डाइसल्फ्यूरैम, तो ये क्या कर देगा? इस एंजाइम जो अल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेज है उसका इनहिबिशन कर देगा। तो जो एसिटल एल्डिहाइड है वो एसीटेट में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर एसिटल एल्डिहाइड एसीटेट में कन्वर्ट नहीं हुआ तो इसकी इंक्रीज़ हो जाएगी कंसंट्रेशन ब्लड में, तो जिसकी वजह से कुछ अनप्लेजरेबल सिम्टम्स आते हैं, दैट इज़ डिस्पनिया, nausea, vomiting, palpitation and blood vision। तो इस तरह से डाइसल्फ्यूरैम एक्यूट सेंसिटिविटी क्रिएट कर देता है टुवर्ड्स इथेनॉल। इसके बाद हम इसके कुछ अनप्लेजेंट सिम्टम्स देख। वो अनप्लेजेंट सिम्टम्स हैं हेडेक, बर्निंग सेंसेशन, प्रेस्पिरेशन यानी स्वेटिंग, हैवीनेस इन चेस्ट, डिजीनेस जैसे चक्कर आना, वॉमिटिंग, नोजिया, फ्लशिंग होता है रेडनेस ऑफ स्किन, मेंटल कन्फ्यूजन, सर्कुलेटरी कोलैप्स, hypertension and severe anxiety. So this therapy is given only for the patients who are well motivated to leave the habit of alcoholism. तो ये जो ड्रग है ये हमें उन्हीं पर्सन्स को देना चाहिए जो कि वेल मोटिवेटेड हो टुवर्ड्स लीव द हैबिट ऑफ अल्कोहलिज्म। अगर हम ज़बरदस्ती किसी को ये ड्रग देंगे तो उसमें एक्यूट सेंसिटिविटी होगी जिसकी वजह से उसको ये अनप्लेजेंट सिम्टम आएंगे एंड द पर्सन इज़ इरिटेटेड। देन ड्यूरेशन ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन की ड्यूरेशन कितनी होती है? 1 to 4 hours। जो सेंसिटाइजेशन टू अल्कोहल है वो डेवलप होती है 2 to 3 hours ऑफ फर्स्ट डोज ले ली, उसके 2 से 3 घंटे बाद सेंसिटाइजेशन डेवलप होगी अल्कोहल के लिए। एंड
लास्ट फॉर 2 वीक्स आफ्टर स्टॉपिंग द ड्रग। अगर ये ड्रग स्टॉप कर दिया तो वो सेंसिटाइजेशन 2 हफ्ते तक रहेगी। डोजेज एंड यूजेज, नो अल्कोहल इन लास्ट 12 आवर्स। जब ये ड्रग लेना है स्टार्टिंग में तो उससे पहले 12 घंटे कोई भी अल्कोहल कंजम्पशन नहीं करना है। सेकंड इज़ 500 mg पर डे फॉर 1 वीक, एक हफ्ते के लिए 500 mg पर डे लेना है, फॉलोवेड बाय 250 मिलीग्राम डेली, देन उसके बाद 250 मिलीग्राम डेली लेनी है। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है इसकी? सबसे पहला लीवर डिजीज़, कहाँ कहाँ हम इसको नहीं दे सकते, लिवर डिजीज़ में नहीं दे सकते, कार्डिक फेलियर होगा तो भी नहीं दे सकते, CAD कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होगी तो भी नहीं दे सकते। हिस्ट्री ऑफ सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट क्या होता है? ब्रेन में डैमेज हो जाना ड्यू टू इंटरप्शन ऑफ ब्लड सप्लाई। हाइपरटेंशन में नहीं दे सकते, साइकोसिस मीन्स एक मेंटल डिसऑर्डर होता है उसमें भी नहीं दे सकते, प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते, ब्रेस्ट फीडिंग में नहीं दे सकते। और पेशेंट्स फिज़िकली डिपेंडेंट ऑन अल्कोहल, जो पेशेंट फिज़िकली डिपेंडेंट हो जाते हैं अल्कोहल में कि उन्हें अल्कोहल नहीं मिलेगी तब तक वो काम ही नहीं करेंगे, फिज़िकली एक्टिव ही नहीं होंगे, उन पेशेंट्स में हम नहीं दे सकते। जो डाइसल्फ्यूरम है साइकोटिक रिएक्शन with metronidazole and inhibit the metabolism of tricyclic antidepressants, phenytoin and benzodiazepines। जो डाइसल्फ्यूरम है, अगर मेट्रोनिडाज़ोल के साथ हम इसको दे देते हैं तो साइकोटिक रिएक्शन कॉज करता है, मीन्स कि हेलोसिनेशंस, इल्यूजन्स कॉज करता है, और ये इनहिबिट कर सकता है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स को भी, फिनोटेन को भी और बेंजोडाइजेपिन्स को भी। जो ये निकोटीन है ये पाया जाता है टबैको प्रोडक्ट्स में या टबैको में। सेकंड इज़ निकोटीन एडिक्शन। जो निकोटीन एडिक्शन किसको बोलते हैं? हम स्मोकिंग को। निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी, निकोटीन की एडिक्शन को रिमूव करने के लिए हमारे पास होता है निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी। इसमें 4 चीज़ें आती हैं: निकोटीन च्यूइंग गम, निकोटीन पैच, इनहेलर एंड नेज़ल स्प्रे। जो निकोटीन च्युइंग गम और निकोटीन जो पैच होता है इसमें बहुत कम अमाउंट में निकोटीन प्रेजेंट होता है। मैकेनिज़्म इसका क्या होता है? स्मोकिंग का जो नॉर्मल मैकेनिज़्म होता है, अगर कोई पर्सन स्मोक करता है तो उसे इनहेल करेगा, देन जो निकोटीन है वो एब्जॉर्ब होगा, और जो निकोटीन एब्जॉर्ब हुआ है वो स्टिमुलेट कर देगा डोपामिन के रिलीज़ को, जिसकी वजह से हमें प्लेजरेबल, हैप्पी, जॉयफुल फील होगा। निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी या फिर जो निकोटीन रिप्लेसमेंट मैकेनिज़्म कैसे होता है? हम स्मोकिंग की जगह, स्मोकिंग मतलब जैसे जो सिगरेट वगैरह होती हैं उनमें लार्ज अमाउंट ऑफ निकोटीन होता है, लेकिन हम निकोटीन च्युइंग गम और निकोटीन पैच की फॉर्म में स्मॉल अमाउंट ऑफ निकोटीन देते हैं। जो ये स्मॉल अमाउंट ऑफ निकोटीन है ये बाइंड करेगा टू निकोटीन एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स। जो निकोटीन एसिटाइलकोलाइन रिसेप्टर्स होते हैं उनसे ये बाइंड करेगा, और फिर देन ये क्या करेगा? रिलीज़ ऑफ डोपामिन, डोपामिन का रिलीज़ कराएगा, जिसकी वजह से रिड्यूस हो जाएंगी क्रेविंग्स ऑफ सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स। इसकी इंडिकेशंस क्या हैं? सीवियर टोबैको विड्रॉल सिम्टम्स। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या होंगी इसकी? कहाँ कहाँ हम इसको यूज़ नहीं कर सकते? हाइपर सेंसिटिविटी में हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। पोस्ट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में, मतलब किसी पर्सन को अगर हार्ट अटैक आया हो तब हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। लाइफ थ्रेटनिंग एरिथमियाज मीन्स इम्प्रॉपर बीटिंग ऑफ हार्ट वगैरह हो रही हो तो भी हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। एंजाइना पेक्टोरिस, चेस्ट पेन हो जो ड्यू टू इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई तो भी हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, एंड नॉन स्मोकर्स को भी नहीं देंगे। साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे इसके? हेडेक, नोजिया एंड वॉमिटिंग, कफ, increased blood pressure, fast heart rate, dizziness, irritability, weight loss, heartburn, indigestion, hiccups and increased salivation। ब्यूप्रोपायन भी एक डी एडिक्शन ड्रग है। इसकी डेफिनेशन है एन एंटी डिप्रेसेंट ड्रग विच इज़ ऑल्सो गिवन टू रिलीव द सिम्टम्स ऑफ निकोटीन विड्रॉल। ये एक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है, लेकिन निकोटीन के सिम्टम्स को विड्रॉ करने के लिए और स्मोकिंग को क्विट करने के लिए भी इस ड्रग का यूज़ करते हैं। इंडिकेशन एंड यूजेस क्या होंगे इसके? सबसे पहला हम यूज़ करते हैं MDD में, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। सेकंड इज़ SAD, सीवियर अफेक्शन डिसऑर्डर।
एंड थर्ड इज़ स्मोकिंग सेसेशन। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा? इट इनहिबिट्स द न्यूरोनल अपटेक ऑफ डोपामिन, नोरेपिनेफ्रिन एंड सेरोटोनिन। ये इनहिबिट कर देता है न्यूरोनल अपटेक डोपामिन का, नोरेपिनेफ्रिन का एंड सेरोटोनिन का। डोपामिन जब हमारे ब्रेन में रिलीज़ होता है वो तो थोड़े टाइम के लिए होता है, उसके बाद जो न्यूरॉन्स हैं वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो जो ब्यूप्रोपायन है वो उस एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर देगा, जिसकी वजह से जो डोपामिन है वो हमारे ब्रेन में कुछ और टाइम के लिए स्टे करेगा। और अगर डोपामिन और टाइम के लिए स्टे करेगा तो हमें प्लेजरेबल फील होगा, जिसकी वजह से जो स्मोकिंग की डिज़ायर है वो रिड्यूस हो जाएगी। डोजेज इसकी क्या है? फर्स्ट 3 डेज़ 150 मिलीग्राम डेली। पहले 3 दिन 150 मिलीग्राम लेना है डेली, देन 150 मिलीग्राम ट्वाइस डेली फ्रॉम 4th डे। फिर चौथे दिन से दिन में 2 बार 150 मिलीग्राम लेना है। इट शुड बी स्टार्टेड 1 to 2 वीक्स बिफोर द क्विट डेट। ये जो ड्रग है ये क्विट डेट से 1 से 2 हफ्ते पहले से शुरू करना है। इसका टोटल कोर्स 8 वीक्स का होता है और ये 30% पॉसिबिलिटी होती है इसकी क्विटिंग की, मतलब क्विटिंग में 30% हेल्प करता है। इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन है सीजर्स पेशेंट। सीजर्स पेशेंट को हम ये नहीं देते बिकॉज ऑफ 100 में से 0.4% जो पर्सन्स होते हैं उनको ये सीजर्स कॉज करता है, मीन्स सीजर इसका एक साइड इफ़ेक्ट है। तो कभी भी हम सीजर्स पेशेंट को ब्यूप्रोपायन ड्रग नहीं देते। Thanks for watching the video. For more videos, tell me in the comment section.